हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर शालिनी और आपका स्वागत है हमारे चैनल मेटा एजुकेशन में। आई होप आपको अभी तक की सारी वीडियोस जो हमने अपलोड करी है रिसेंटली वो समझ में आ रही होंगी और आप अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। बस एक रिक्वेस्ट है इस वीडियो के स्टार्टिंग में कि अगर आपको कोई भी टॉपिक ऐसा है जो आपको स्पेसिफिकली समझना है, स्पेशली रिसर्च मैथोलॉजी या स्टैट्स का, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए। हम विद इन 2 डेज़ उन सारे टॉपिक्स का एक कंबाइंड वीडियो आपको बना के देंगे जिससे कि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो पाए। काफ़ी सारे स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आ रही थी कि रिसर्च मैथोलॉजी पर मैम कंटेंट क्रिएट कीजिए और स्टैट्स से रिलेटेड भी डिस्कस कीजिए। तो काफ़ी कंटेंट तो अवेलेबल है, बट कोई स्पेसिफिक आपकी रिक्वायरमेंट हो, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो जो आपको डाउटफुल लग रहा है, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं और हमारी मेल आईडी भी दे रखी है, आप उस पर मेल भी कर सकते हैं। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने एनटीए नेट का जो जैन में 2025 में जो पेपर हुआ था उसके पेपर 1 और पेपर 2 की कुछ वीडियोस अपलोड कर दी हैं जिसकी लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उसके अलावा इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 66 से लेकर 80 तक के एजुकेशन पेपर स्पेसिफिकली उसी की बात कर रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो भी समझ में आएगा। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए जिसको इसकी नीड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, एन इंक्लूसिव करिकुलम मीन्स। समावेशी पाठ्यचर्या का अर्थ है सेपरेट करिकुलम फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, वन करिकुलम फॉर ऑल स्टूडेंट, सेपरेट करिकुलम फॉर चिल्ड्रन विदाउट डिसेबिलिटीज और अ फ्लेक्सिबल करिकुलम। दिव्यांग बच्चों के लिए एक अलग पाठ्यक्रम, सभी छात्रों के लिए एक समान पाठ्यक्रम, या सामान्य बच्चों के लिए अलग पाठ्यक्रम, या फिर लास्ट वाला है एक लचीला पाठ्यक्रम। देखिए इसके हर एक ऑप्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा सही लग रहा है और कौन सा नहीं। फर्स्ट है सेपरेट करिकुलम फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। सेपरेट करिकुलम की बात जो की जाती है यानी कि दिव्यांग बच्चों के लिए अलग पाठ्यक्रम की जो बात की जाती है वो की जाती है स्पेशल एजुकेशन में। तो फर्स्ट ऑप्शन तो इंक्लूसिव एजुकेशन का कैसे भी नहीं है। सेकंड है वन करिकुलम फॉर ऑल स्टूडेंट। इसको अभी हम होल्ड करके रखते हैं, मतलब ये कह रहे हैं कि एक ही पाठ्यक्रम होना चाहिए, वो सभी के लिए होना चाहिए। ठीक है, इस सेंटेंस में भी कुछ इशू लग रहा है पर इसे होल्ड करके रखते हैं। थर्ड है सेपरेट करिकुलम फॉर चिल्ड्रन विदाउट डिसेबिलिटीज। सामान्य बच्चों के लिए अलग पाठ्यक्रम। तो कहीं ना कहीं 3 और फर्स्ट का एक ही मतलब है, जो करिकुलम है वो दिव्यांग और सामान्य बच्चों के लिए अलग अलग होना चाहिए। नहीं, तो ये थर्ड ऑप्शन भी हमारा गलत है। लास्ट है एक लचीला पाठ्यक्रम, एक फ्लेक्सिबल करिकुलम। तो फ्लेक्सिबल करिकुलम की कहीं ना कहीं बात की जाती है, पर इसका जो करेक्ट ऑप्शन है इन चारों ऑप्शन में से वो होगा हमारा ऑप्शन 2, सभी छात्रों के लिए एक समान पाठ्यक्रम। यहाँ वन करिकुलम फॉर ऑल स्टूडेंट की बात का मतलब जो इंक्लूसिव एजुकेशन कहता है वो यही कहता है कि हमें सभी को समावेशित करना है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन के हिसाब से एक ही करिकुलम होना चाहिए, पर उसमें समावेशन का कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए। अब यहाँ पर समावेशन के कॉन्सेप्ट या इंक्लूसिवनेस की बात को समझ लें जरा। तो देखिए ये कुछ की फीचर्स हैं। अगर इंक्लूसिव करिकुलम की बात करें उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो जो ये हमारा लास्ट ऑप्शन आ रहा था अ फ्लेक्सिबल करिकुलम, ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है, पर हाँ जो सेकंड ऑप्शन है उसका एक सब पार्ट है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन या इंक्लूसिव करिकुलम की जब भी हम बात करते हैं तो वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। फ्लेक्सिबल माने उसमें चेंजेस पॉसिबल होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द नीड। सेकंड है उसमें एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, जो मटेरियल है, जो कंटेंट है, जो असेसमेंट का तरीका है वो सभी के लिए एक्सेसिबल होना चाहिए। अब सभी का मतलब है उसमें डिसेबल बच्चे भी आ जाएं, नॉन डिसेबल बच्चे भी आ जाएं, जो नॉर्मल बच्चे हैं वो भी आ जाएं, उसमें चेंजेस के पॉसिबिलिटी हो, जिसको दिखाई नहीं देता है उसके लिए कंटेंट अवेलेबल हो, जो सुनाई दे सकते हैं उनके लिए अलग तरीके का कंटेंट हो। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें रिप्रेजेंटेशन। करिकुलम ऐसा हो जो रिप्रेजेंटेबल हो, मतलब जो उसमें कंटेंट है वो डाइवर्स कल्चर के लिए हो, डिफरेंट लैंग्वेजेस में हो, डिफरेंट बैकग्राउंड के बच्चों को कैटर कर पाए, और उसमें जो एग्जाम्पल्स हों वो भी ऐसे हों जो डाइवर्सिटी को फॉलो करते हो। मतलब एग्जाम्पल्स किसी को नीचा दिखाने वाले नहीं हो, रिस्पेक्ट कर रहे हो, सभी को रिप्रेजेंट भी कर रहे हो। एग्जाम्पल जैसे जनरली देखा जाता है कि एक ही काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स को हम यूज करते हैं। अभी एनईपी जो कह रहा है वो लोकलाइज एग्जाम्पल की बात कर रहा है, पर लोकलाइज एग्जाम्पल के अलावा भी इन जनरल कॉन्टेक्स्ट ऐसे एग्जाम्पल्स होने चाहिए जो सभी को शामिल करें। ठीक है, पार्टिसिपेशन, ऐसा करिकुलम हो जो सभी को पार्टिसिपेशन का मौका दे, जिसमें जो बच्चे हैं वो अपनी खुद की
एबिलिटी के हिसाब से उसमें पार्टिसिपेट कर पाएँ, क्योंकि हम ऐसा नहीं कह सकते कि किसी बच्चे में कोई स्पेसिफिक एबिलिटी नहीं होती, सभी में कुछ ना कुछ उनके हिसाब से तो एबिलिटी होती है, तो उसको यहाँ कैटर कर पाएँ। और अगला है इसमें डिफरेंशिएशन। ऐसे बच्चे जो स्लो लर्नर हैं उनके लिए थोड़ा-सा पेडागोजी को मॉडिफाई किया जा सके, उनके लिए कंटेंट को थोड़ा-सा चेंज किया जा सके, या फिर जो हायर अचीवर्स हैं, जो फास्ट लर्नर्स हैं, उनके लिए कंटेंट थोड़ा डिफ़िकल्ट हो, तो ऐसे मॉडिफिकेशंस पॉसिबल हों। और साथ में कोलैबोरेटिव अप्रोच को भी ये फॉलो करता हो कि चाहे क्लास में आपके डिसेबल बच्चे हैं, चाहे नॉर्मल बच्चे हैं, उन सभी को एक साथ एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन का मौका मिले, उनके अकॉर्डिंग वाली एक्टिविटीज़ में, ना कि हम ये कहें उनको कि जो बच्चा डिसेबल नहीं है, वो काम जो कर पा रहा है, वही काम हम डिसेबल बच्चे से भी करवाएँ। तो ये कुछ की फीचर्स हैं जो इंक्लूसिव करिकुलम के होते हैं। तो इन फीचर्स के आधार पे अगर देखा जाए, तो जो हमारा वन करिकुलम फॉर ऑल स्टूडेंट है, अगर वो इन सभी फीचर्स को फॉलो कर रहा है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही है। और फोर्थ ऑप्शन इसलिए सही नहीं है क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी एक इसका बस पार्ट है, ना कि वो अपने आप में कंप्लीट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, टीचर्स एंड काउंसलर्स आर ऑफन इंटरेस्टेड इन यूजिंग टेस्ट टू डिटरमाइन देयर स्टूडेंट स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, द एरियाज where they are doing well and those where they are doing poorly, which of the following test can be used for this purpose। शिक्षक और परामर्शदाता दोनों हैं और वो अक्सर ये जानने के लिए कुछ परीक्षणों का उपयोग करते हैं कि छात्रों की ताकत और कमजोरियां क्या हैं, मतलब उनके वीक पॉइंट्स क्या हैं, उनके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, वे किन क्षेत्रों में अच्छा कर रहे हैं और किन क्षेत्रों में कमज़ोर हैं। ये सारी चीज़ें जनरली टीचर्स को भी और जो काउंसलर्स होते हैं उन्हें पता करना होता है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण उपयुक्त है। अब यहाँ पर हमारे को 4 ऑप्शन दे रखे हैं, रचनात्मक मूल्यांकन, उपलब्धि मूल्यांकन, समापन मूल्यांकन या मानदंड संदर्भ मूल्यांकन। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? यस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्यों सही है? क्योंकि देखिए, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ही हमें बताता है कि जो बच्चा है उसकी क्या-क्या स्ट्रेंथ्स हैं और क्या-क्या वीकनेसेस हैं। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के आधार पर ही जो वीकनेसेस हैं उसमें फिर फर्दर वर्क करके उनको सुधारा जा सकता है, बच्चे को सजेशंस दिए जा सकते हैं सुधार के, और साथ में पॉजिटिव क्या वो कर रहा है वो भी हमें पता चल जाता है। जबकि अचीवमेंट इवैल्यूएशन केवल उसकी अचीवमेंट के बारे में बात करता है, वो यहाँ पर उसकी वीकनेसेस को डिस्कस नहीं करता। समेटिव इवैल्यूएशन भी एट द एंड ऑफ द यूनिट या एट द एंड ऑफ द सेशन लिया जाता है, यहाँ पर भी फर्दर मॉडिफिकेशंस के चांसेस नहीं होते। और जो लास्ट वाला है हमारा मानदंड संदर्भ मूल्यांकन या क्राइटेरियन रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन, वो भी हमें बच्चे की वीकनेसेस और पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में या स्ट्रेंथ्स के बारे में नहीं बताता। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हमेशा सही रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। यहाँ पर हमें 2 लिस्ट दे रखी है। पहली लिस्ट में कुछ साइकोलॉजिस्ट के नाम है लाइक मैस्लो, एरिक्सन, शेल्डन और फ्राइड या फ्रूड। और सेकंड लिस्ट में हमें कुछ अप्रोचेस दे रखे हैं जैसे कि साइको एनालिटिकल अप्रोच, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, लाइफ स्पैन अप्रोच और कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच। अब इसके आधार पे हमें मैचिंग करनी है। तो देखिए, मास्लो का जो था बहुत इजी है, इनका ह्यूमनिस्टिक अप्रोच था, इन्होंने नीड हायरार्की बताई थी, अभी हम डिटेल में बताते हैं। तो ए का हमारा सेकंड ऑप्शन है। अब ए का सेकंड 3 में आ रहा है, 1 में भी आ रहा है, सेकंड में भी आ रहा है और 4th में भी आ रहा है। अगला देखते हैं, एरिक्सन ने जो बताया था, अगर एरिक्सन का भी याद नहीं है तो हम फ्राइड का देख सकते हैं। उन्होंने साइको एनालिटिकल अप्रोच की बात करी थी जिसमें इड, ईगो, सुपर ईगो उन्होंने बताया था। तो फ्राइड यानी कि डी का फर्स्ट ऑप्शन है। तो डी का फर्स्ट ऑप्शन हमारा केवल सेकंड में आ रहा है, तो यस, हमारा सेकंड जो है वो करेक्ट आंसर है। अब रिमेनिंग को देख लेते हैं। जो सी है यानी कि शेल्डन, शेल्डन ने कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच की बात करी थी। उन्होंने बॉडी के आधार पर बताया था कि किसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है तो उसे किस पर्सनैलिटी की कैटेगरी में डाला जाएगा। और हमारा जो बी ऑप्शन है एरिक्सन, उन्होंने लाइफ स्पैन अप्रोच की बात करी थी, जीवन काल का दृष्टिकोण उन्होंने बताया था। अब इसको एक एक करके थोड़ा सा क्विकली समझ लेते हैं। अगर आपको डिटेल्ड इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप हमें मैसेज करके बताइएगा, हम उसको डिटेल भी वीडियो बना देंगे। देखिए, मास्लो का जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच था, उन्होंने हायरार्किकल नीड्स की बात कही थी। एरिक्सन का मैंने बताया आपको जैसे साइकोलॉजिकल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट अक्रॉस द लाइफ स्पान इन्होंने बताया था। शेल्डन ने जो कहा था वो बॉडी टाइप्स को लिंक किया था पर्सनैलिटी के ट्रेड से। और फ्रूड ने जो कहा था, उन्होंने साइको एनालिसिस की बात कही थी, ये फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस भी कहे जाते हैं। और उन्होंने अनकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड और इड, ईगो, सुपर ईगो ये सब बताया था। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्विकली और इसको अपने पास रखिएगा। देखिए, डिटेल भी देख लेते हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैस्लो का जो हायरार्की है कि पहले साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं, फिर सेफ्टी नीड्स होती हैं, लव एंड बिलोंगिंग नीड्स होती हैं, उसके बाद में एस्टीम की बात आती है एंड लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है। हर एक नीड जैसे जैसे फुलफिल होती जाती है उसके बाद में ही पर्सन अगले स्टेज पर
जाता है उससे पहले वो पहली चीज़ के बारे में नहीं बहुत अच्छे से सोच पाता है। ठीक है, नेक्स्ट था एरिक्सन का अप्रोच। उन्होंने लाइफ स्पैन अप्रोच बताया था। उन्होंने बताया था जैसे जैसे बच्चा इन्फेंट से लेकर ओल्डर एडल्ट स्टेज तक में जाता है, इन्होंने 8 स्टेजेस बताई थी और 8 स्टेजेस के आधार पे उनके साइको सोशल डेवलपमेंट को बताया था। जैसे जब वो इन्फेंट स्टेज पर होता है तब ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट वाली कंडीशन में वो रहता है। जब वो टॉडलर स्टेज में जाता है तो ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट वाली कंडीशन में वो जाता है। ठीक है, ये चीजें ऐसे ऐसे करके डेवलप होती जाती है। मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, जो शेल्डन का उन्होंने क्लासिफिकेशन बताया था। उन्होंने 3 टाइप ऑफ पर्सनैलिटी बताए थे, एंडोमोर्फ, मेसोमोर्फ और एक्टोमोर्फ। ठीक है, एंडोमोर्फ माने जो थोड़े से हैवी होते हैं, उनका वेट ज्यादा होता है, बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा प्लम्पी काइंड ऑफ होता है। उनका कैरेक्टर भी उन्होंने उसकी शेप के आधार पे बताया था। रिलैक्स होते हैं, आराम से बैठने वाले, मजे में रहने वाले, टॉलरेंट होते हैं, हाँ ठीक है जाओ ये गलत कर दिया, ओके फाइन नो इशू। कंफर्ट लविंग होते हैं, आराम से उनको जो भी कुछ करना है पीसफुल रहने वाले होते हैं। मेसोमोर्फ के बारे में उन्होंने बताया कि जो मस्क्यूलर होते हैं शेप में, जैसा कि इमेज में भी आपको दिख रहा है, वो मेसोमोर्फ कैटेगरी में जाते हैं। जनरली एक्टिव रहते हैं, असर्टिव रहते हैं हर चीज को लेके। ठीक है, एक्टोमोर्फ के बारे में उन्होंने बताया जो बहुत लीन पतले दुबले लोग होते हैं वो इस कैटेगरी में जाते हैं और वो लोग हमेशा फ्रेजाइल से होते हैं, मतलब हर थोड़ी सी कुछ कह दिया और वो परेशान हो गए। ठीक है, असर्टिव ये भी होते हैं और साथ में सेंसिटिव ज्यादा होते हैं हर चीज को लेके। और इसकी डिटेल हम देख लेंगे, अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो उसके हिसाब से आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। एक और इस क्वेश्चन में आया था आपका साइको एनालिटिकल थ्योरी, जो फ्रूड ने दिया था। उन्होंने ईगो, इड और सुपर ईगो इन 3 की बात कही थी और साथ में उन्होंने कॉन्शियस लेवल, प्री कॉन्शियस लेवल और अनकॉन्शियस लेवल तीनों की बात कही थी। इड जो होता है वो हमारे बेसिक इम्पल्सेस होते हैं, उन्होंने ये बताया। साथ में ईगो की बात करी और सुपर ईगो की बात करी। सुपर ईगो क्या होता है, जो आइडल, बिल्कुल आइडल कंडीशन, एक एक बिल्कुल मॉन्क जैसी कंडीशन की, हाँ जो चीज बिल्कुल हर सोसाइटी के हिसाब से, हर चीज के हिसाब से, मेरे हिसाब से, गॉड के हिसाब से जो सही है बस दैट इज करेक्ट, उसके अलावा कुछ और सही नहीं है। और ईगो क्या होता है, वो सुपर ईगो और इड के बीच का काम करता है, एक मीडिएटिंग होता है बिटवीन इड इम्पल्सिस एंड सुपर ईगो। ठीक है, आई होप थोड़ा सा आपको आइडिया लगा होगा। आप इसको भी स्क्रीनशॉट लेके रखिए जिससे कि आप बाद में इसको रिकॉल कर सकें। डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज बताइए। जो फ्रूट ने कुछ स्टेजेस भी बताई थी, जैसे ओरल स्टेज, एनल स्टेज, ऑपिडिपल स्टेज, लेटेंसी स्टेज और जेनेटाइल स्टेजेस, और उसके आधार पर उसकी एज रेंज, डेवलपमेंटल टास्क, ये सब बताया है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए कि कब किस स्टेज पे बच्चों में क्या क्या चीजें डेवलपमेंट या क्या क्या डेवलपमेंट हो जाते हैं, किस एज तक हो जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इन चारों में से कौन सा क्वेश्चन सही, ऑप्शन सही नहीं है। फर्स्ट है, क्वालिटेटिव रिसर्च ऑफन अवॉइड्स स्टेटिंग हाइपोथेसिस बिफोर डेटा आर कलेक्टेड। जो गुणात्मक शोध होते हैं उसमें अक्सर डेटा एकत्र करने से पहले परिकल्पना नहीं बनाई जाती है। देखिए, क्वालिटेटिव रिसर्च की बात हो रही है तो ये बात सही कह रहे हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च में अक्सर नहीं बनाई जाती है, मतलब एट टाइम्स अगर नीड होती है, रिसर्च की कोई ऐसी नीड है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा एक हाइपोथेसिस बनानी है तो क्रिएट करते हैं, नहीं तो जनरली, मतलब जनरली का मतलब यहाँ पर 99% श्योरिटी से हम कह सकते हैं कि जो क्वालिटेटिव रिसर्चेज होती है वहाँ पर परिकल्पनाएं नहीं बनाई जाती। सेकेंड ऑप्शन है, अ पॉजिटिविस्ट बिलीव्स दैट क्वालिटीज ऑफ नेचुरल फिनोमिना मस्ट बी वेरीफाइड बाय एविडेंस आफ्टर कंसीडरिंग देम एज नॉलेज। जो पॉजिटिविस्ट है, सकारात्मकवादी, मानते हैं कि जो प्राकृतिक घटनाओं के गुणों को ज्ञान मानने से पहले साक्ष्य द्वारा सत्यापित करना चाहिए। इस पर हम अभी होल्ड करते हैं। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, द क्वांटिटेटिव फ्रेमवर्क इन एजुकेशनल रिसर्च involves the application of the scientific methods to try to answer question about education। शैक्षिक शोध में जो मात्रात्मक ढांचा वैज्ञानिक विधि होती है, यानी कि क्वांटिटेटिव जो रिसर्चेज होती है, यहाँ पर नंबर्स की बात हो रही है, का उपयोग करता है ताकि शैक्षिक प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकें। ठीक है, जो क्वांटिटेटिव फ्रेमवर्क है या क्वांटिटेटिव मेथड है उसी में हम जनरली साइंटिफिक मेथड्स को यूज करते हैं जो भी एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है उनका आंसर करने के लिए। तो यस, थर्ड इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर। फर्स्ट भी सही था, सेकेंड हमारा अभी होल्ड किया हुआ है, थर्ड भी सही था। फोर्थ है, क्वांटिटेटिव रिसर्च यूजुअली टेस्ट अ स्पेसिफिक हाइपोथेसिस, क्वालिटेटिव रिसर्च ऑफन डज नॉट। जो क्वांटिटेटिव रिसर्चेज हैं वो एक स्पेसिफिक हाइपोथेसिस को टेस्ट करती हैं, जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो एक किसी स्पेसिफिक हाइपोथेसिस को टेस्ट करे। तो यस, फोर्थ इज ऑल्सो एज सेम एज वन, बस इसमें क्वांटिटेटिव रिसर्च की और बात की गई है कि उसमें हमें करना होता है हमेशा हाइपोथेसिस को टेस्ट। तो दिस इज ट्रू। ठीक है,
तो हमारे 1, 3 एंड 4 तो सही है, तो जो गलत होगा वो हमारा सेकंड ही होगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ऑप्शन 2 इज नॉट करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। देखिए, जो पॉजिटिविस्ट है उनका बिलीव ये था that only what can be verified by evidences can be considered knowledge. The statement reverse the logic. इन्होंने ये कहा, पॉजिटिविस्ट कहते हैं कि जो भी केवल वेरीफाइबल है, जो केवल हम टेस्ट कर सकते हैं, जिनको सत्यापित कर सकते हैं, उसी को नॉलेज माना जाएगा। और इन्होंने यहाँ पर क्या बताया ऑप्शन में हमें, अ पॉजिटिविस्ट बिलीव दैट क्वालिटीज ऑफ नेचुरल फिनोमेना मस्ट बी वेरीफाइड। मतलब वो कह रहे हैं कि नेचुरल फिनोमेना की जो क्वालिटीज हैं उनको पहले वेरीफाई करवाना चाहिए हमें बाय एविडेंसेस आफ्टर कंसीडरिंग दैम एज नॉलेज। मतलब नॉलेज समझने के बाद में, बस इन्होंने इसको रिवर्स कर दिया है, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा गलत है। हमेशा पॉजिटिविस्ट ये कहते हैं कि पहले भाई वेरीफाई कर लो सारी चीजें, उसके बाद में कहो कि ये नॉलेज है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। यहाँ अगेन हमें एक लिस्ट दे रखी है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 में कुछ टर्म्स दे रखे हैं, उससे रिलेटेड टर्म्स हमारे लिस्ट 2 में दे रखे हैं। पहला है मार्केट इकोनॉमी, बाजार आधारित अर्थव्यवस्था, और बस मैच करना है इनको रिलेटेड ऑप्शन से। दूसरा है सर्विस ऑफ अ टीचर, शिक्षक की सेवा। तीसरा है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, केंद्रीय योजना आधारित अर्थव्यवस्था। और डी है पॉजिटिव इकोनॉमी या सकारात्मक अर्थशास्त्र। ठीक है, अब यहाँ ऑप्शंस में दे रखे हैं गवर्नमेंट कंट्रोल, सरकार द्वारा नियंत्रित। बी है फंक्शनिंग ऑफ अ मैकेनिज्म, एक तंत्र का कार्य। सी है स्किल या कौशल। और फोर्थ है प्राइवेट कंट्रोल या निजी नियंत्रण। अब देखिए, गवर्नमेंट कंट्रोल जो थी वो हमारी सी से रिलेटेड होगी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। जो सेंट्रली प्लान्ड है वो बाय डिफॉल्ट ही गवर्नमेंट कंट्रोल्ड होंगी। तो जो सी है उसका ऑप्शन है 1। तो सी का ऑप्शन 1 किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है। तो हमारे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा। इसके और ऑप्शन भी एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। मार्केट इकोनॉमी जो है वो प्राइवेटली कंट्रोल्ड होती है। यस, मार्केट इकोनॉमी प्राइवेटली कंट्रोल्ड होती है जनरली, इसका जो गवर्नमेंट है उससे बहुत ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं होता। जो बी है सर्विस ऑफ अ टीचर, टीचर की सर्विस जो है वो एक स्किल के तौर पे कंसीडर की जाती है, उसको अभी भी हम प्रोफेशन के तौर पे कंसीडर करने में बहुत हेजिटेट हो रहे हैं, वो एक स्किल के तौर पे कंसीडर किया जाता है। डी है पॉजिटिव इकोनॉमी, वो हमारी फंक्शनिंग ऑफ अ मैकेनिज्म, किसी भी एक तंत्र का कार्य जो है वो हमारा पॉजिटिव इकोनॉमी के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा सही आंसर है। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इसको देखिए, जो बताया है वही है, बस आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको रीड कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यचर्या विकास का मूल सिद्धांत नहीं है। पहला है प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी, समग्रता का सिद्धांत। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ लेजर, अवकाश का सिद्धांत। तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी, परिपक्वता का सिद्धांत। और चौथा है लचीलेपन का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। तो देखिए, इन सभी में से सबसे इंपॉर्टेंट टोटलिटी है, ज़रूरी होना चाहिए, सब चीज़ें शामिल होनी चाहिए करिकुलम में। ठीक है, हम होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसके लिए टोटलिटी होनी चाहिए। लेज़र को भी थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए, मतलब कि खाली समय के हिसाब से भी करिकुलम तैयार करना चाहिए, बट हम इसको होल्ड रख सकते हैं। तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी, बच्चों का लेवल क्या है, उनके लेवल के अकॉर्डिंग उनको कंटेंट पढ़ाया जाना चाहिए। हम 6th-7th क्लास में कैलकुलस नहीं पढ़ा सकते, ठीक है, और हम बहुत हायर लेवल पे बहुत छोटी चीज़ें या प्लस माइनस ये चीज़ें नहीं बता सकते। तो मैच्योरिटी के हिसाब से उनको कंटेंट बताना चाहिए या कंटेंट रखना चाहिए करिकुलम में। और प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी की, हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए करिकुलम में, जिससे कि उनके लोकलाइज कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, उनकी नीड के हिसाब से मॉडिफिकेशंस किए जा सके। तो 1, 3 एंड 4 तो हमारे सही ऑप्शन है, मतलब बहुत प्रिंसिपल, मेजर प्रिंसिपल्स हैं, बट जो बेसिक प्रिंसिपल नहीं है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, अवकाश का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लेजर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। द मेन करिकुलम एरियाज एज पर NCFTE 2009 आर। NCFTE 2009 के अनुसार मुख्य पाठ्यचर्या क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो 2009 के NCFTE या नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, उन्होंने 3 मेन एरियाज बताए थे। इसमें से मैं आपको बताती हूँ। पहला करिकुलम पेडागोजी, पाठ्यचर्या और अध्यापन उन्होंने बताया था। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी उन्होंने नहीं बताया है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी नहीं लिया था। फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है, ठीक है। अगला है स्कूल इंटर्नशिप, वो हमेशा टीचर एजुकेशन का पार्ट रहा है। और लास्ट है लर्नर असेसमेंट या शिक्षार्थी मूल्यांकन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मेजर एरिया नहीं है। तो इसलिए इसके जो सही ऑप्शन होंगे वो हमारे होंगे A, C और D, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
ये देखिए जो फ्रेमवर्क उन्होंने बताया था आपको आई होप क्लियर दिख रहा होगा, नहीं तो आप पॉज करके जूम करके भी देख सकते हैं। इन्होंने एरिया ए जो बताया दैट इज फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, एरिया बी बताया था करिकुलम एंड पेडागोजी, एरिया सी बताया था स्कूल इंटर्नशिप। फिर से फर्दर उन्होंने उसको क्लासिफाई करा था, डिटेल भी बताई थी 2009 में। अब जो आया है आईटेप आया है, आईटेप माने की इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, जो कि 4 वर्षीय कोर्स है जिसमें बीए, बीएससी, बीकॉम के साथ साथ जो बीएड का भी कोर्स वो कराएंगे 4 साल में। ठीक है, तो उसके भी कुछ करिकुलर एरियाज बताए हैं, तो हो सकता है आगे आने वाले आपके एग्जाम में आईटेप के बारे में पूछ लिया जाए, तो उसकी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। देखिए मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। इसमें इन्होंने करिकुलर कंपोनेंट के नाम पर पहला तो स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम रखा है जो 2 वीक्स का रखा है, बहुत मेजरली इंपॉर्टेंट वो नहीं है, पर हाँ इंडक्शन प्रोग्राम या ओरिएंटेशन प्रोग्राम हर किसी प्रोग्राम में जरूरी होता है। दूसरा जैसा अभी भी बताया था वैसे फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन इन्होंने रखा हुआ है। थर्ड इन्होंने दिया है डिसिप्लिनरी इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज, क्योंकि ये यहाँ पर क्यों है, क्योंकि बीएससी बीएड और बीए बीएड और बीकॉम बीएड दोनों करा रहे हैं, तो उसमें डिसिप्लिनरी एरियाज या इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज जो बच्चा पढ़ेगा उसकी बात इसमें करी है इन्होंने। अगला इसमें दिया हुआ है स्टेज स्पेसिफिक कंटेंट कम पेडागोजी, पेडागोजी बताएंगे बट जैसे पहले बीएड में एक जनरल सेकेंडरी स्टेज के हिसाब से पेडागोजी चलती थी, यहाँ अब उन्होंने आईटेप के लिए 4 लेवल बता रखे हैं अलग अलग, जो 4 लेवल इन्होंने पहले से डिवाइड किए हुए हैं, उन चारों लेवल के हिसाब से अलग अलग पेडागोजी होगी। फिफ्थ इन्होंने एबिलिटी इन्हांसमेंट एंड वैल्यू एडिट कोर्सेज रखे हैं जो एनईपी ने हमारे सजेस्ट किए हुए हैं, वैल्यू एडिट कोर्सेज और एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्सेज वही इन्होंने भी सजेस्ट किए हैं। और छठा इन्होंने रखा है स्कूल एक्सपीरियंसेस, जो अभी भी स्कूल इंटर्नशिप की बात हुई थी। और लास्ट में एक छोटा सा कंपोनेंट दिया हुआ है कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड सर्विसेज, जो अभी भी जनरली जो ग्रेजुएशन कोर्सेज होते हैं उसमें चलता है। तो ये 7 मेजर एरियाज बताए हैं, आप इसको कहीं नोट करके रख लीजिए, हो सकता है इस बार के एग्जाम में ये आ जाए। आई होप आपको इतना एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ सैम्पलिंग प्रोसीजर इन द करेक्ट ऑर्डर। ये एक सैम्पलिंग प्रोसीजर दे रखा है, प्रतिदर्श चयन प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। अब देखिए इसको करेक्ट ऑर्डर में हमें लगाना है, तो देखते हैं। पहला है प्रिपेयरिंग द सैंपल फ्रेम। सैंपल फ्रेम तब पता करेंगे जब हमें पता होगा कि पॉपुलेशन क्या है, तो ए को अभी हम लिख लेते हैं। अगला है अप्लाइंग द सैम्पलिंग टेक्निक, सैम्पलिंग टेक्निक अप्लाई करना। सैम्पलिंग टेक्निक जनरली सैंपल फ्रेम पता करने के बाद का काम है। सैंपल फ्रेम होता क्या है, जब हम पूरी पॉपुलेशन हमें पता होती है तो पूरी पॉपुलेशन की लिस्ट वो हमारा सैंपल फ्रेम कहलाती है, कि उसमें से पूरी पॉपुलेशन में से जो हमें स्पेसिफिक सैंपल जहाँ से लेना है उस पूरी की लिस्ट वो हमारी सैंपल फ्रेम कहलाती है। ठीक है। सी है एडमिनिस्टर द टूल, वो सबसे लास्ट का काम है। टूल सबसे लास्ट में जब हमने सैंपल टेक्निक लगा ली, सैम्पलिंग कर ली, उसके बाद में एडमिनिस्टर करेंगे। और डी है डिफाइन द यूनिवर्स टू बी स्टडीड, यूनिवर्स माने पॉपुलेशन पता करना, अध्ययन के लिए जनसंख्या को परिभाषित करना, वो हमारा सबसे पहला काम है। तो इसका सही ऑप्शन होगा DABC। तो DABC यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर, मतलब बहुत ईजी है तो क्लियर ही हो गया होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। यहाँ दे रखा है द टी स्कोर ऑफ अ पर्टिकुलर स्कोर इन अ डेटा सेट इज 50। किसी एक डेटा सेट में किसी एक विशेष स्कोर का, मतलब जो रॉ स्कोर हम निकालते हैं तो उसमें किसी एक नंबर का जो टी स्कोर है वो 50 है। ठीक है, किसी भी एक नंबर का हमने टी स्कोर मान लिया जो 50 है। इफ ईच स्कोर इन द डेटा सेट इज मल्टीप्लाइड बाय 10, अगर हर स्कोर को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, व्हाट विल बी द न्यू टी स्कोर ऑफ द पर्टिकुलर स्कोर। तो जिस स्कोर का टी स्कोर पहले 50 था उसका अब टी स्कोर क्या आएगा ये बताना है। ठीक है, उसमें क्या फर्क पड़ेगा, नया टी स्कोर क्या हो जाएगा। तो पहले आंसर देख लेते हैं। इसका जो सही आंसर है वो हमारा 50 ही होगा। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। देखिए टी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 50 + 10 इंटू जेड। ठीक है, अब यहाँ पर जेड क्या है, जेड वैल्यू यानी कि हमारे जेड स्कोर्स। अब जेड स्कोर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है x माइनस मीन डिवाइडेड बाय SD। ठीक है, अब इतने पूरी कहानी में किस किस चीज़ को फ़र्क हो सकता है एक पर्टिकुलर स्कोर को चेंज करने से। अगर हमने x को चेंज किया है, मतलब x हमारा रॉ स्कोर था, वो ये कह रहे हैं कि रॉ स्कोर में मैंने 10 जोड़ दिया, तो किस किस चीज़ पे फ़र्क पड़ेगा पहले हमें ये देखना पड़ेगा। तो देखिए जब भी हम किसी भी पूरे सेट ऑफ स्कोर में, एक स्कोर में नहीं कर रहे हैं काम, हम पूरे सेट ऑफ स्कोर में किसी भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो मीन होता है हमारा वो मल्टीप्लाइड बाय k हो जाता है। ठीक है, मतलब उसमें भी मल्टीप्लाई k का हो जाएगा। जो SD होता है या स्टैंडर्ड डेविएशन, उसमें भी k का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इससे z स्कोर पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता और t स्कोर पे भी कोई फर्क
नहीं पड़ता। तो जो आपका क्वेश्चन था, जो अगला टी स्कोर है वो क्या होगा, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब कैसे फर्क नहीं पड़ता वो हम आपको बता देते हैं। देखिए जैसे जेड स्कोर यहाँ पर एक्स माइनस मीन अपॉन एस डी दे रखा है, और पहली चीज मैंने आपको बताई कि कोई नंबर था, मान लीजिए 5 नंबर था, ठीक है, 5 नंबर हमारी एक्स की वैल्यू थी और हमने उसमें मल्टीप्लाई कर दिया। ये कह रहे हैं कि 10 का मल्टीप्लाई हमने उसमें कर दिया, 10 हमारा के हो गया इस केस में। अब जो मैंने अभी आपको कंडीशन बताई थी, उस कंडीशन के हिसाब से जो मीन है वो मल्टीप्लाइड बाय के हो जाएगा, मतलब उसमें एक उसी नंबर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ जो मीन था, मान लीजिए पहले मीन m था, तो अभी क्या हो जाएगा m इंटू 10। एस डी की बात करते हैं, एस डी भी इन्होंने कहा कि वो भी मल्टीप्लाइड बाय 10 हो जाएगा। तो मान लो पहले एस डी सिग्मा था, तो अब कितना हो जाएगा, एस डी में भी 10 का मल्टीप्लाई हो गया। अब ऊपर भी हमारा 10 कॉमन आ रहा है, नीचे भी 10 कॉमन आ रहा है, तो 10 हमारा पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो जितना फॉर्मूला z का पहले आ रहा था उतना ही सेम फॉर्मूला अभी रहेगा। तो जब z की वैल्यू सेम रहेगी तो t की भी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। अब आगे का देखते हैं थोड़ा और सोचते हैं कि अगले एग्जाम में क्या आ सकता है। अब हो सकता है कि वो कहें कि मल्टीप्लाई करने की बजाय हमने कुछ ऐड कर दिया, ठीक। तो ऐड करने को, इस ऐड करने से क्या होता है, जो मीन होता है वो इंक्रीज्ड बाय उतना ही नंबर बढ़ जाएगा उस मीन में भी। मतलब पहले जो मीन आ रहा था, अगर एनपीसी की बात करें तो जो मीन पहले यहाँ आ रहा था वो थोड़ा सा शिफ्ट होके आगे बढ़ जाएगा अगर हमने नंबर ऐड कर दिया है तो। पर जो उसका एसडी था, मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट उनके बीच में डिफरेंस था, वो एसडी हमारा सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और साथ में जब इन दोनों चीज़ों में कोई, इन दोनों में से केवल मीन चेंज हो रहा है जो ऊपर रखा जाएगा, और एस डी चेंज नहीं हो रहा, और वो जो एक्स की वैल्यू थी वो तो वैसे ही ऐड हो गई। मतलब जो पहले 10 हमने मान लो ऐड कर दिया, जो पहले एक्स की कोई भी एक्स था उसमें हमने 10 ऐड कर दिया, और हम कह रहे हैं कि मीन में भी जो है वो 10 ऐड हो रहा है। तो देखिए जो इसका फॉर्मूला नया बनेगा वो 10 प्लस एक्स, क्योंकि एक्स की वैल्यू में 10 ऐड हो गया, माइनस मीन, तो मीन में भी अगेन 10 ऐड हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, 10 प्लस मीन, ठीक, और डिवाइडेड बाय एस डी। तो यहाँ क्या होगा, ये अगेन 10 जो सेम वैल्यू है वो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। तो x माइनस एम अपॉन सिग्मा अभी भी जो फॉर्मूला है वो हमारे पास सेम ही रहेगा, ठीक है। और एस डी में भी कोई चेंज नहीं हो रहा है, और जेड स्कोर में भी कोई चेंज नहीं हो रहा, और टी स्कोर में भी कोई चेंज नहीं हो रहा। अगेन इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए अपने पास में, जिससे कि आपको याद रहे कि हमने आपको क्या बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। यहाँ पर अगेन 2 लिस्ट दे रखी है, एक में ईयर्स दे रखे हैं और एक में कुछ जो घटनाएं या फिर जो एस्टेब्लिशमेंट्स हुए हैं उनके नाम दे रखे हैं। पहला है सालामांका व्यक्तित्व या द स्टेटमेंट ऑफ द सालामांका स्टेटमेंट। सेकंड है द रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट। सी है द पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, और डी है नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। मोस्टली अगर एक आध के नाम भी आपको याद रहेंगे ना तो आप यहाँ का सही ऑप्शन बता सकते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो है 2, यानी कि ए का 4th जो स्टेटमेंट आया था, ये रिलेटेड टू इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हुई थी, इसमें 1994 में सबसे पहले आया था। अगला है रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, ये हमारा 1992 में आया था सबसे पहले। और सी है द पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, ये हमारा 1995 में आया था। और जो नेशनल पॉलिसी वो पर्सन विद डिसेबिलिटी है वो 2006 में बनी थी। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका भी डिटेल आप एक एक्सप्लेनेशन के लिए रख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में गलत आया हुआ था। यहाँ लिखा हुआ था अरेंज द सीक्वेंस ऑफ डायरेक्ट टीचर टॉक कैटेगरीज इन फ्लेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस। जो फ्लेंडर का इंटरेक्शन एनालिसिस थी उसमें डायरेक्ट टीचर टॉक होती है और एक इनडायरेक्ट टीचर टॉक होती है, तो इनको डायरेक्ट टीचर टॉक के हिसाब से लगाना था, जबकि ये जो चारों ऑप्शन है ये इनडायरेक्ट टीचर टॉक के थे, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को हम चेंज करके देख लेते हैं। जो इनडायरेक्ट टीचर टॉक है उसके अकॉर्डिंग इसको अरेंज करना है। तो अरेंज करने के लिए देखिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ कि क्या है इसका। इनडायरेक्ट टीचर टॉक में उन्होंने 4 कैटेगरी बताई थी फ्लेंडर्स की एनालिसिस में, जिसमें कि सबसे पहला था एक्सेप्ट फीलिंग्स, की जो बच्चे हैं, ये जो फ्लेंडर एनालिसिस है वो स्टूडेंट टीचर के बीच में जो इंटरेक्शन है उससे रिलेटेड थी। तो उन्होंने 4 कंडीशंस बताई थी इनडायरेक्ट टीचर टॉक में कि एक्सेप्ट फीलिंग, कि टीचर क्या करेगा, सबसे पहले तो बच्चों की जो फीलिंग्स है उसको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। प्रेज और इनकरेजेस, फिर उसके हिसाब से उनको प्रेज करेगा और इनकरेज करेगा। अगला है एक्सेप्ट और यूजेस पीपल आइडिया, जो बच्चे डिस्कशन में बोल रहे हैं उनके आइडियाज को या तो एक्सेप्ट करेगा या उनको यूज करेगा अपने डिस्कशन में और उनसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो दीज आर
इनडायरेक्ट टीचर टॉक। अब ये इनडायरेक्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टीचर का डायरेक्ट रोल नहीं है, मतलब पैसिव यहाँ पर इस टीचर है एज कम्पेयर टू स्टूडेंट, और स्टूडेंट जो है वो ज़्यादा एक्टिव है। ठीक, अगला है डायरेक्ट टीचर टॉक। दूसरी उन्होंने 3 कैटेगरीज बताई थी 5 to 7 जो थी डायरेक्ट टीचर टॉक के कॉन्टेक्स्ट में, जिसमें उन्होंने बताया था लेक्चरिंग कि जो टीचर है वो लेक्चर करेगा। अब यहाँ पे टीचर एक्टिव हो गया। ठीक, गिविंग डायरेक्शंस, बच्चों को डायरेक्शन देगा कि क्या क्या उन्हें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट इज गुड फॉर देम एंड व्हाट इज नॉट। क्रिटिसाइजिंग और जस्टिफाइंग ऑथोरिटी। ठीक है, अब ये जो 3 कैटेगरी है इसमें टीचर ज़्यादा एक्टिव है और स्टार्टिंग की फर्स्ट 4 एक्टिविटीज़ में स्टूडेंट ज़्यादा एक्टिव है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिवीजन है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। एज पर NEP 2020 द नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम NETF विल हैव द फॉलोइंग फंक्शंस। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 के अनुसार राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच NETF के निम्नलिखित कार्य होंगे। क्या क्या कार्य होंगे उनके, वो हमें देखना है। ए था एनविजन स्ट्रेटेजिक थ्रस्ट एरियाज इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, जो शैक्षिक प्रौद्योगिकी में रणनीतिक या थ्रस्ट एरियाज जो थे उन क्षेत्रों की कल्पना करना, उन्हें पता करना कि किस किस एरियाज में काम किया जा सकता है, हमारे थ्रस्ट एरियाज कौन से हैं। सही है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी आर्टिकुलेट न्यू डायरेक्शन फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन, रिसर्च और इनोवेशन के लिए भी नए नए डायरेक्शन खोजना। सही है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी की मदद से आजकल बहुत कुछ हम कर पा रहे हैं, ये भी मतलब रिलेटेड है इस फोरम से। सी है एस्टेब्लिश अ स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी सेंटर इन गुजरात। सी बहुत स्पेसिफिक है, केवल गुजरात में उन्होंने कोई भी ऐसा सेंटर स्टैब्लिश करने की कोई बात नहीं कही है। डी है प्रोवाइड इंडिपेंडेंट एविडेंसेस बेस्ड एडवाइस टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन टेक्नोलॉजिकल बेस्ड इंटरवेंशन। डी इज करेक्ट कि कुछ न केंद्र और राज्य सरकारों को प्रौद्योगिकी आधारित हस्तक्षेपों पर स्वतंत्र प्रमाण आधारित सलाह प्रदान करना, तो डी इज करेक्ट ऑप्शन। ई है अलोकेट रिसर्च प्रोजेक्ट्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फ्रॉम 2026, की रिसर्च प्रोजेक्ट अलोकेट करना स्पेसिफिकली इन द फील्ड ऑफ शैक्षिक प्रौद्योगिकी, नहीं, तो ई इज नॉट करेक्ट आंसर। अब देखिए इसका सही ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन 2 ABD ओनली। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। द मेजरमेंट ऑफ ह्यूमन एबिलिटीज पर्सनैलिटी और इंटरेस्ट एनकाउंटर्स प्रॉब्लम्स इन, मानव क्षमताओं व्यक्तित्व रुचियों के मापन में निम्नलिखित समस्याएं आती हैं। यहाँ पर 5 ऑप्शन हमारे को दे रखे हैं, इन पांचों ऑप्शन में से कौन कौन सी समस्याएं आती हैं अगर हम ह्यूमैनिटीज में रिसर्च कर रहे हैं, स्पेसिफिकली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन एबिलिटीज पर्सनैलिटी और इंटरेस्ट। देखिए जो लोग रिसर्चर्स हैं उनको एग्जैक्टली पता होगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं। पहला है सेलेक्टिंग एट्रीब्यूट्स ऑफ वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल या चर के गुणों का चयन करना। कोई भी हम वेरिएबल ले रहे हैं, उस वेरिएबल के क्या क्या किस किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ब्रॉड वेरिएबल है पर्सनैलिटी, तो भाई पर्सनैलिटी कैसे मेजर करोगे, उसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, किन किन कॉन्सेप्ट पर बात करोगे, उसके डायमेंशंस क्या लोगे, ये सारी चीज़ें हमारे को सोचनी पड़ती हैं। तो ए इज करेक्ट कि हाँ भाई ये दिक्कत तो बहुत आती है। बी है डेवलपिंग एजुकेशनल डिवाइसेस और टेस्ट, शैक्षिक उपकरण बनाना या परीक्षण विकसित करना बहुत दिक्कत आती है जो स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं उनको बनाने में। बी इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, सी है क्वांटिफाइंग द एट्रीब्यूट, हमने कहा पर्सनैलिटी को क्वांटिफाई कर दो कि अगर कोई पर्सन है वो एक्सट्रोवर्ट है तो वो कितना परसेंट एक्सट्रोवर्ट है, कितना परसेंट इंट्रोवर्ट है, ये चीज़ें क्वांटिफाई करना इन केस ऑफ ह्यूमन साइंसेज या ह्यूमन बिहेवियर के कॉन्टेक्स्ट में बहुत मुश्किल काम है, तो सी इज ऑल्सो करेक्ट। और डी है डिटरमाइनिंग ऑपरेशन टू आइसोलेट द एट्रीब्यूट्स, गुणों को अलग अलग करने के लिए संचालन या ऑपरेशन तय करना। बहुत सारे एट्रीब्यूट्स ऐसे होते हैं जो आपस में, या बहुत सारे वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो आपस में रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बच्चों के अचीवमेंट की बात कर रहे हैं तो अचीवमेंट पर केवल एक ही चीज़ का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उनके इंटेलिजेंस का इफेक्ट पड़ेगा, उनके सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का इफेक्ट पड़ेगा। तो किस आधार पर हम अचीवमेंट में बता रहे हैं कि बच्चा कौन से लेवल का है, उसका अचीवमेंट कैसा है, तो वहाँ पर जो इंटरवीनिंग वेरिएबल होते हैं टाइम्स, जो कंफाउंडिंग वेरिएबल्स होते हैं, उन सब चीज़ों का फ़र्क पड़ रहा होता है कहीं ना कहीं। तो इनको अलग करना, इनको बिल्कुल आइसोलेट करना वेरिएबल्स को, वो बहुत मुश्किल काम है, तो डी इज़ ऑल्सो करेक्ट। अब ई क्या है देखते हैं। प्रिपेयरिंग स्टैंडर्ड स्कोर्स, स्टैंडर्ड स्कोर्स को प्रिपेयर करना नॉट अ बिग डील। एक स्टैटिस्टिशियन जो है वो आराम से स्टैंडर्ड स्कोर्स क्रिएट करता है, सिंपल फॉर्मूला लगा के क्रिएट किया जा सकता है, तो ई गलत है इसका। तो सही आंसर होगा हमारा बी, A B C एंड डी ओनली, ई नहीं आएगा, बाकी सब सही है। आई होप एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर हुआ होगा।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। इन 1848 सावित्री बाई फूले अलोंग विद हर हस्बैंड ज्योतिबा फूले एंड फातिमा शेख ओपन द फर्स्ट स्कूल फॉर गर्ल्स। द नेम ऑफ द स्कूल वॉज। 1848 में सावित्रीबाई फूले ने अपने पति ज्योतिबा फूले और फातिमा शेख के साथ मिलकर भारत का पहला बालिका विद्यालय शुरू किया था। उस विद्यालय का नाम क्या था? इसका करेक्ट आंसर होगा फूले शिक्षण मंडल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। The National Commission on Teachers 1983 provided criteria for the selection of trainees for becoming teachers. This commission was headed by। राष्ट्रीय शिक्षक आयोग किसके द्वारा बनाया गया था? सिंपल इतना पूछ रहे हैं। 1983 में इसका गठन हुआ था, जिसका पर्पस था शिक्षण प्रशिक्षार्थियों के चयन के लिए मापदंड प्रस्तुत करना। ठीक है, तो ये किसके लिए बनाया गया, किसके थ्रू बनाया गया था, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर है डीपी चट्टोपाध्याय। डीपी चट्टोपाध्याय ने इसको बनाया था। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा, आपके जो डाउट्स थे वो क्लियर हुए होंगे इन क्वेश्चन से रिलेटेड। अब आपके फर्दर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगा है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।